सो हे गाइस, हम लोग देखने वाले हैं आज एक और नया लेक्चर जो कि आप लोग का चैप्टर नंबर 4 से होने वाला है। इस चैप्टर के अंदर अपन ने अभी तक 3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए हुए हैं। बचे हमारा सिर्फ एक आखिरी एक्सरसाइज है जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जिसे अपन धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। बड़े आराम से करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सारे क्वेश्चन लेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर आज देखने वाले भाई एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो होता है वो इकोनॉमिक्स में कैसा रोल प्ले करता है, वो सारी चीज़ों को आज हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। इसमें अपन 11 के कुछ फॉर्मूलेस को एक बार रिवाइज करेंगे और उसके बाद फिर इस एक्सरसाइज पे अपन जंप करेंगे। साथ नहीं सिर्फ 4 क्वेश्चन लेंगे ताकि आप लोग को थोड़ा सा एक धक्का मिले या पेस मिले, फिर अपन धीरे धीरे ज़्यादा क्वेश्चन बढ़ा लेंगे। तो चलो दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप फाइन। मैं रशद स्वागत करता हूँ आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि JR कॉलेज पर। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और एक्सरसाइज में कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमें हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया हुआ तो यहाँ पे जाके सिंपली आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ आज का वीडियो और देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन हमें यहाँ पर देखने मिलने वाला है। चलो ले चलता हूँ एक्सरसाइज नंबर 4.4 लेक्चर नंबर 4 और यहाँ पर ये रहा आप लोग का फॉर्मूला। तो सबसे पहले आप लोग को डिमांड फंक्शन पता होगा। डिमांड फंक्शन को अपन डी से लिखते हैं, जिसे अपन एफ ऑफ पी के टर्म में लिखते हैं। मार्जिनल डिमांड निकाला तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। वैसे सप्लाई फंक्शन को अपन भी एफ ऑफ पी लिख सकते हैं, जी ऑफ पी जो भी लिख सकते हैं, और मार्जिनल सप्लाई जो होता है उसका डिफरेंशिएशन होता है। कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, जिसे एफ ऑफ एक्स से लिखते हैं, वेयर एक्स इज वॉट नंबर ऑफ आइटम्स को बोला जाता है, और इसको अगर डिफरेंशिएट करने के मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो, और एवरेज कॉस्ट क्या होता है, सी बाय एक्स आ जाता है। वैसे टोटल रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू मतलब होता है पी मल्टीप्लाई बाय डी, ये याद रखना। वेयर पी इज वॉट प्राइस एंड डी इज वॉट डिमांड। पी मतलब प्राइस, डी मतलब डिमांड। समटाइम डिमांड को अपन एक्स भी लिख सकते हैं, कभी कभी डिमांड मतलब क्या, जो डिमांड है वही तो अपन प्रोड्यूस करते हैं। एग्जांपल के तौर पे मुझे 20 चप्पल की डिमांड है तो मैं 20 चप्पल प्रोड्यूस करूंगा। तो डिमांड और जो ये होता है नंबर ऑफ आइटम्स समटाइम्स इक्वल लिया जाता है। एवरेज रेवेन्यू जो होता है वो आर ऑफ ए यानी कि आर बाई डी हो जाएगा, ठीक है। एवरेज के बाद आर मतलब क्या होता है, पी इंटू डी पुट किया, पी डी और डी कैंसिल, यानी एवरेज रेवेन्यू जो होता है वो प्राइस के बराबर हो जाता है। आगे तो टोटल प्रॉफिट जो होता है वो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। रेवेन्यू मतलब देखो, प्रॉफिट रेवेन्यू मतलब ही क्या होता है, एक तरीके से सेलिंग प्राइस होता है, याद रखना। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है, जिसको अपन ये लेटर से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं अपन ईटा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है उसका फॉर्मूला होता है माइनस पी बाई डी इंटू डी ऑफ डी अपॉन में डी पी। इस तरीके से याद रखना। अब आगे इसके कुछ मल्टीपल वैल्यूज मिल सकती हैं। पहला केस ये होता है कि डिमांड इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ प्राइस। डिमांड जो होता है डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ प्राइस होता है। डिमांड क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ प्राइस होता है। डिक्रीजिंग इसलिए बोला गया कि यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। डी ऑफ डी अपॉन में डी ऑफ पी, इसकी वैल्यू लेस देन 0 आ रही होती है। इसके वजह से डिमांड इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ प्राइस, इस वजह से डी ऑफ डी अपॉन में डी ऑफ पी जो होता है वो लेस देन 0 होता है, मतलब उसकी वैल्यू नेगेटिव जाती है। ऑल्सो प्राइस पी एंड द डिमांड डी आर ऑलवेज पॉजिटिव। जो इसमें पी और डी लिखा है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। इस वजह से हमारा ईटा का जो वैल्यू होता है वो हमेशा इस केस में क्या है, ग्रेटर देन 0। समझाता हूँ कैसे। इसकी वैल्यू लेस देन 0 बोली गई है। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आएगा। और ये फॉर्मूले में पहले से एक नेगेटिव, सो नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दोगे, इस केस में ही क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो ये पहला केस हो गया। इसके अलावा 4 केसेस और हैं। अगर ईटा की वैल्यू 0 है, इट मीन्स दैट डिमांड इज कॉन्स्टेंट फंक्शन ऑफ प्राइस पी, यानी कि हमारा जो डिमांड फंक्शन है वो कांस्टेंट फंक्शन है। डिमांड फंक्शन इज ए कांस्टेंट फंक्शन ऑफ प्राइस पी, मतलब डिमांड फंक्शन में कोई भी वेरिएबल नहीं है, वो डायरेक्टली कोई तो नंबर होगा, 5, 6, 7, 8 जो भी होगा, उसको अपन अगर पी से डिफरेंशिएट करेंगे तो ऑब्वियसली 0 मिल जाएगा। इस वजह से इन दिस सिचुएशन डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक। डिमांड अपना चेंज नहीं होता, इनइलास्टिक होता है। देखो इलास्टिक मतलब क्या होता है, जो वैल्यू फटाफट चेंज होती रहती है, लेकिन इनइलास्टिक मतलब क्या होता है, वैल्यू जो चेंज नहीं होती है। इस केस में हमारा ईटा का वैल्यू 0 आ जाता है। अगर ईटा की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में आ रही है तो डिमांड इज रिलेटिवली इनइलास्टिक। रिलेटिवली इनइलास्टिक मतलब क्या होती है, थोड़ी बहुत इलास्टिसिटी दिखाएगी। अब आगे चलते हैं। ईटा की वैल्यू इक्वल टू बना रही है तो डिमांड इज एक्जैक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस एंड डिमांड इज सेड टू बी यूनिटरी इलास्टिक। जब भी हम लोग का ईटा का वैल्यू बना रहे हैं, यानी कि इलास्टिसिटी की जो वैल्यू आ रही है वो हमेशा इक्वल टू 1 आ रही है, तो अपन क्या बोलेंगे, जो हमारा डिमांड फंक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसको, प्राइस फंक्शन को बोल सकते हैं। और डिमांड इज सेड टू बी यूनिटरी एंड इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक बोला जाता है। अब लास्ट केस जहां पे ईटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है तो डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक। इस केस में इलास्टिक होता है। देखो 3 केसेस मतलब इंपॉर्टेंट देखें। जैसे ईटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में तो रिलेटिवली इनइलास्टिक होगा, और जब ग्रेटर देन 1 होगा तो रिलेटिवली इलास्टिक होगा। अब इसके हिसाब से अपन एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं किसका, मार्जिनल रेवेन्यू का,
ठीक है। अब देखो यहाँ पे नाउ लेट अस एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन द मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड इलास्टिक डिमांड। इसके बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है। तो मार्जिनल रेवेन्यू होता क्या है, हम लोग रेवेन्यू को डिफरेंशिएट करते विद रिस्पेक्ट टू डिमांड, तो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू आ जाता है। लेकिन आर क्या होता है, पी इंटू डी, तो पी इंटू डी यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लेगा यू इंटू वी का रूल। सो यू प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ वी, उसके बाद वी डिफरेंशिएशन ऑफ यू। सो पी साइड में डिफरेंशिएशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू डी 1 होगा, उसके बाद डी साइड में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा। इतनी बातें समझ में आ गई। अब यहाँ पर क्या किया मालूम है, दोनों में से पी कॉमन निकाला है, इसके पास पी है नहीं इसलिए पी डिवीजन में लेके कॉमन निकाला हुआ। समझा देता हूँ वो कैसे किया, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे पी प्लस डी है और यहाँ पे डी पी बाई डी है। यहाँ से अपन p कॉमन नहीं निकाल सकते, ये पूरा एक चीज साथ रहता है। यहाँ पर p है नहीं तो p से मैं मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दूंगा बैलेंसिंग के लिए। जब मैं p कॉमन निकालूंगा ना तो यहाँ पर बचेगा अपन, यहाँ से p कॉमन निकालूंगा d अपॉन p और dp बाई dt मिलेगा। तो इस तरीके से हमें टर्म मिलने लगता है। ये बात समझ में आ गई। अब इसको अगर मैं देखूंगा तो इसको मैं कंपेयर करना चाहूंगा ईटा के साथ। अब ये वैल्यू को देखो, ईटा क्या होता है, माइनस पी बाई डी इंटू डी अपॉन में dp होता है। लेकिन अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूं और माइनस को यहाँ पे बेच के इसको भी उल्टा कर देता हूं, तो देखो dp अपॉन में dp अपॉन में dd जो भी दिया हुआ आप लोग समझ चुके हो, ये एग्जैक्टली इसके साथ दिख रहा है। देखो इसको मैं रिप्लेस करने वाला इस टर्म के साथ, तो इसको मैंने रिप्लेस किया माइनस 1 अपॉन ईटा के साथ और इस तरीके से मुझे ये चीज मिल गई। अब मैंने क्या किया, मैंने आप लोग को पहले एक्सप्लेन किया, तो जो प्राइस जो होता है वो एवरेज रेवेन्यू के बराबर होता है। प्राइस जो होता है वो एवरेज रेवेन्यू के बराबर होता है, तो प्राइस को मैंने रिप्लेस कर दिया एवरेज रेवेन्यू के साथ और इस तरीके से मुझे तीनों के बीच में रिलेशन मिल गया। बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन मिला जो कि आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त यूज आ सकता है, ध्यान में रखना। अब इसके बाद 3 चीजें और आप लोग को पता होनी चाहिए। मार्जिनल प्रॉस्पेरिटी ऑफ कंज्यूम, जैसे कि देखो सबसे पहले अपन है ना, कोई बंदा अगर कुछ पैसे कमा रहा है तो उसमें 2 चीजें होती है, एक एक्सपेंडिचर होता है और एक सेव होता है। तो यहाँ पर देखो वही चीजें अपन देखने वाला है। फॉर एनी पर्सन विद इनकम एक्स, हिज कंजप्शन एक्सपेंडिचर ई ऑफ सी डिपेंड्स ऑन एक्स। उसका एक्सपेंडिचर किसके ऊपर ऑब्वियसली डिपेंड होगा, जितना उसका इनकम है। तो ई ऑफ सी जो होता है वो एफ एफ एक्स के बराबर होता है। और मार्जिनल निकालना होगा, मार्जिनल जब भी मार्जिनल वर्ड सुनाई दिया जो भी फंक्शन होगा उसको डिफरेंशिएट कर देना है। सो मार्जिनल प्रॉस्पेरिटी टू कंज्यूम एमपीसी बोलेंगे, उसे डी ई सी अपॉन में डी एक्स लिख देंगे। वैसे एवरेज निकालना होगा तो ई सी अपॉन में एक्स कर देंगे। अब आगे मार्जिनल प्रॉस्पेरिटी टू सेव एमपीएस, सेव में भी क्या होगा, वो भी सीधी बात है, सेविंग किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एक्स के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये भी इस तरीके से जो सेविंग जो होता है वो भी एफ ऑफ एक्स के बराबर, मतलब कुछ तो भी एक नया फंक्शन होगा एक्स का, उसके बराबर होगा। और इसको जब मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो डी एस बाई डी एक्स हो जाता है। ये मार्जिनल प्रॉस्पेरिटी टू सेव देता है और एवरेज निकालना होगा तो एस अपॉन में एक्स लिख देंगे तो ये हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है, जो हमारा इनकम जो होता है वो इक्वल क्या होगा, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर दोनों को ऐड करोगे तो वही इनकम के बराबर होगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। अगर दोनों साइड में डिफरेंशिएट करता हूँ, इसको याद रखना, इसको मैं फिलहाल के लिए इक्वेशन 1 पकड़ के रखता हूँ। अगर दोनों साइड डिफरेंशिएट करता हूँ तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा ये और ये हो जाएगा ये। इसको अपन बोलते हैं एमपीएस, देखो यहाँ पर एमपीसी बोलते हैं और इसको बोलते हैं अपन एमपीएस यहाँ पर। तो दोनों को रिप्लेस किया तो एमपीएस प्लस एमपीसी जो दोनों होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये बात समझ में। अब यहाँ पर इक्वेशन 1 को वापस से यहाँ पर लिख रहा हूँ और पूरे इक्वेशन को अगर मैं x से डिवाइड कर देता हूँ तो ये जो वैल्यू है वो है APC। देखो यहाँ पर एवरेज कहाँ गया, हाँ APC यानी कि एवरेज प्रॉस्पेरिटी टू कंज्यूम है। और उसी तरीके से ये क्या APS एस अपॉन मैक्स, देखो यहाँ पर एवरेज प्रॉस्पेरिटी टू सेव, तो APC प्लस APS जो होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन हमें यूज में पढ़ने वाला है। अब आप लोगों को कुछ और चीजें बता देता हूं, जब भी आप लोग को ये 2 चीजें ध्यान में रखो। इंक्रीजिंग वर्ड सुनाई दिया ना, इंक्रीजिंग, तो कोई भी चीज का सिंगल डिफरेंशिएशन, यानी कि मान लो कि एक बार डिफरेंशिएट किया, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, देखो इंक्रीजिंग में क्या होना चाहिए, वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और वही अगर डिक्रीजिंग वर्ड सुनाई दिया, डिक्रीजिंग, ये मैंने आप लोग को पहले भी बताया हुआ है, उस केस में एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 0 होनी चाहिए। जब भी इंक्रीजिंग सुना देगा तो ग्रेटर देन 0 और जब भी डिक्रीजिंग सुना देगा तो सिंगल डिफरेंशिएशन की वैल्यू लेस देन 0। ये सारी बातें आप लोग के दिमाग में होंगी तो ये एक्सरसाइज आप लोग के लिए इजी होगा, अदरवाइज थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा। तो फिलहाल के लिए मैं आप लोग के लिए स्लाइड्स खोल के रख देता हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्लाइड नंबर 1, स्लाइड नंबर 2 और स्लाइड नंबर 3। इस तरीके से आप लोग को तीनों स्लाइड्स के स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है। मैं स्टार्ट करता हूं पहले क्वेश्चन के साथ। The demand function of commodity at price is given as D is equals to 40 minus 5P upon 8. Check whether it is increasing or decreasing. हमें ये चेक करना है कि increasing है या decreasing है। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया। अब मैंने आप लोगों को जस्ट बताया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता लगाने के लिए जो भी फंक्शन दिया होगा उसे डिफरेंशिएट कर देना है। तो सिंस ये P का फंक्शन है, ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू P, डिफरेंशिएट
विद रिस्पेक्ट टू पी, सो डी ऑफ डी अपन में डी ऑफ पी यानी कि डी डी अपन में डी पी जो होगा 40 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, -5 और इस साइड में इसको डिफरेंशिएट करूंगा, देखो x को x से डिफरेंशिएट करते 1 होता है, सो p को p से डिफरेंशिएट करेंगे तो भी 1 ही होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पर मिलेगा dp बाय डी डी बाई डी पी की जो वैल्यू मिली है 0 -5/8 यानी कि -5/8 मिली है, विच इज लेस देन 0। और जब भी लेस देन 0 दिख रहा होगा तो मैंने आप लोग क्या बताया, वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, लेस देन नेगेटिव, नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग, देयरफॉर डिक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, बहुत इजीली हो गया, हार्डली 30 सेकंड्स लगेंगे आप लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और 2 या फिर 1 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैंने चलता अगले क्वेश्चन पे, द प्राइस P फॉर डिमांड D इज गिवन एज P इक्वल टू 183 प्लस 120D माइनस 3D स्क्वायर, फाइंड द D फॉर विच प्राइस इज इंक्रीजिंग। हमें D की वैल्यू पता लगाने की, हमारा प्राइस क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो सबसे पहले प्राइस लिख लेता हूँ 183 प्लस 120D माइनस 3D स्क्वायर, तो प्राइस इज अ फंक्शन ऑफ डिमांड। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू D, यानी डिमांड से डिफरेंशिएट करेंगे, सो ये जगह dp अपॉन में d ऑफ d, इसे डिफरेंशिएट करूंगा 0, इसे डिफरेंशिएट करूंगा 120 विद रिस्पेक्ट टू dd कैंसिल, और यहाँ पे डिफरेंशिएट करूंगा तो ये जगह 2d हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेंगे तो 1d बाई डी पी जो भी है 180 माइनस 6d मिल जाएगा। इसे पकड़ लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया 1। अब आप लोगों को क्या बोला हुआ है, हमें इंक्रीजिंग के लिए पता लगाना है, तो हमें d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। और इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए जो हमारा सिंगल डिफरेंशिएशन जो होता है, यानी dp अपॉन में dd जो होगा, इंक्रीजिंग के लिए क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि 180 माइनस 6d जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। सही है यहाँ तक, यानी कि 180 जो होगा ग्रेटर देन 6d होगा, 6d वहाँ चला गया, 6 से डिवाइड कर देंगे 180 अपॉन में 6 जो होगा वो d के बराबर, d से ग्रेटर होगा, डिवाइड कर देंगे 20 इज ग्रेटर देन d, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं d इज लेस देन 20 भी लिख सकते हैं। तो बस आपकी वैल्यू समझ में आएगी, d की वैल्यू कोई भी वैल्यू ले लो 20 से लेस रहेगी, तो हमारा जो फंक्शन होगा प्राइस फंक्शन वो हमेशा क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो यहाँ पर लिखने का p क्या लिखेंगे अपन, प्राइस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर d इज लेस देन 20, इस तरीके से आप लोग को लिख देना। ये था आप लोगों का क्वेश्चन का सॉल्यूशन, बड़ा ही इजी, बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही सुंदर सा सवाल था, जो कि हार्डली मुझे लगता है 3 से 4 मिनट में ये क्वेश्चन भी हो जाता है। सो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिल सकते हैं, डरना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही ईजीएस्ट वे में किया जा सकता है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, द कॉस्ट फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल इज गिवन एज c इक्वल टू 100 प्लस 600x माइनस 3x स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग। इस केस में जो मेंशन किया गया उसके ऊपर ध्यान दो, डिक्रीजिंग कहा गया, तो c मुझे दे दी गई, सबसे पहले c को मैं एज इट इज लिख देता हूं 100 प्लस 600x माइनस 3x स्क्वायर, पकड़ लो इक्वेशन नंबर 1। अब इसे डिफरेंशिएट कर देंगे एक बार, तो मुझे क्या मिलेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो dc अपॉन में dx जो मिलेगा, 100 का डिफरेंशिएशन 0, 600 का 600, यहाँ पे मिलेगा 6x, इस तरीके से मिल जाएगा। अब इसे पकड़ लेता है इक्वेशन नंबर 2। हमें क्या बोला हुआ है, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन बोला हुआ है, किसका, डिक्रीजिंग फंक्शन। हमें पता लगाना है किसकी वैल्यू पता लगानी है, x की वैल्यू क्या होगी। सो फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन सीधी बात है, dc बाई dx जो होगा वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा, कॉमन सेंस ये है। अब डिक्रीजिंग में ये वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब क्या हो जाएगा, 600 माइनस 6x की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 0 हो जाएगी। ये 6x वहाँ पे जाएगा तो 600 जो होगा वो क्या हो जाएगा, लेस देन 6x हो जाएगा। 600 जो होगा यहाँ पे डिवाइड में आ गया, 100 लेस देन 6 हो जाएगा, मतलब लेस देन x हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 100 होगी। तो अपने को ये बात भी समझ में कि पिछले क्वेश्चन जैसे ही था, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, कॉस्ट फंक्शन इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग कब होगा, फॉर x इज ग्रेटर देन 100, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब ग्रेटर देन 100 होगी तो कॉस्ट फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख कर समझ कर सॉल्व कर सकते हैं। होपफुली आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत प्यारा सा सवाल था। अब मैं ले चलता आप लोग को एक और प्यारे से सवाल के ऊपर, यहाँ पे आ जाओ। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसेस x items at the
total cost price of rupees 180 plus 4x. The demand function of these product is P equal to 240 minus x. Find the x for which revenue is increasing. हमें पता लगाना है रेवेन्यू जो होगा वो इंक्रीजिंग होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। अगर क्वेश्चन समझ लिया तो ये पूरी तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया इसमें करना क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है। टोटल कॉस्ट प्राइस बोल सकते हैं, टोटल कॉस्ट बोल सकते हैं। तो टोटल कॉस्ट में लिख लेता हूं, कितना दिया गया है, 180 प्लस 4x दिया गया है। द डिमांड फंक्शन फॉर दिस प्रोडक्ट इज P इक्वल टू 240 माइनस एक्स। डिमांड फंक्शन दिया गया। सो डिमांड फंक्शन भी मैं लिख देता हूं यहां पर, ठीक है। डिमांड फंक्शन यहां पे P से डिनोट किया, डिमांड फंक्शन P यानी कितना दिया, 240 माइनस एक्स दिया गया। इतनी बातें भी आप लोग को समझ में आ गई। वेरे एक्स क्या बोला हुआ है, नंबर ऑफ आइटम्स बोला गया। एक्स को अपन ने क्या बोला हुआ है, नंबर ऑफ आइटम्स बोला गया। अब आगे चलते हैं, हमें रेवेन्यू पता चलना है, पता करना है। सो रेवेन्यू होता क्या, सो रेवेन्यू को अपन लिखते हैं आर से, ठीक है। वो क्या होता है, प्राइस मल्टीप्लाई बाय डिमांड होता है, प्राइस मल्टीप्लाई बाय डिमांड होता है, ठीक है। ये याद रखना, प्राइस को अपन डिमांड से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होगा, तो प्राइस P मल्टीप्लाई बाय डिमांड। अब डिमांड का मतलब मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था, डिमांड का मतलब क्या होता है, जो जितने नंबर ऑफ आइटम अपन प्रोड्यूस करने वाला है। तो प्राइस यहाँ पर क्या है भाई, 240 माइनस एक्स है, और डिमांड कितना है भाई, एक्स है। तो प्राइस P इंटू डी हो गया। समझ में आ गया इतना, प्राइस इंटू डिमांड। अब मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 240 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ये आप लोग का रेवेन्यू आ गया। अब क्या बोला हुआ है, फाइंड एक्स फॉर विच द रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग। हमें पता करना है कौन से x की वैल्यू हमारा रेवेन्यू इंक्रीजिंग होगा। तो इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और dr बाई dx हमें निकालना पड़ेगा। यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे 240 हो जाएगा, यहाँ पर 2x हो जाएगा। इसे पकड़ लेता है इक्वेशन नंबर 2। अब नाउ फॉर इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग के लिए होता क्या है, हमें dr बाय dx को, इंक्रीजिंग में क्या होता है, ये वैल्यू 0 से बड़ी होती है, ग्रेटर देन 0 इक्वेट करना होता है। तो 240 माइनस 2x जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा, 240 ग्रेटर देन 2x होगा, 120 ग्रेटर देन x होगा, और x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 120 हो जाएगी। सो बस यहाँ पर भी लिखना है, फॉर x लेस देन 120 अवर रेवेन्यू फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फॉर x इज लेस देन 120 रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग। होप आप समझ चुके होंगे क्या लिखना है यहाँ पर, क्लियर हुआ यहाँ तक। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना। लेकिन इसके बाद का ये हो गया फर्स्ट पार्ट। हाँ बच्चों, ये फर्स्ट पार्ट अपन ने किया, अभी सेकंड पार्ट बाकी है, प्रॉफिट निकालना। अब प्रॉफिट कैसे मिलता है, कॉमन सेंस है। प्रॉफिट जो होता है, जिसको यहाँ पर मैं कुछ और लेटर से लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पर पहले से अपन ने P यूज कर लिया हुआ है। सो प्रॉफिट को मैं अज्यूम कर लेता हूँ एक नया फंक्शन A पकड़ लेता हूँ, ठीक है। प्रॉफिट को मैं A पकड़ लेता हूँ। प्रॉफिट होता क्या है, वो होता है, सिंपल सी बात है, जो अपना सेलिंग प्राइस है यानी रेवेन्यू है, उसमें से कॉस्ट प्राइस को माइनस करना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस को माइनस करना पड़ेगा। रेवेन्यू क्या है, 240 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है, और कॉस्ट प्राइस क्या है, 180 प्लस 4x है, ठीक है। 180 प्लस 4x आप लोग ने देखा यहाँ पर 180 प्लस 4x है। तो इसको मैं अगर रेवेन्यू में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरा काम बन जाएगा, है कि नहीं। बस वही करने वाला हूँ। चलो फिर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 180 प्लस 4x, और जैसे मैं ब्रैकेट को ओपन करता हूँ तो 240x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 180 माइनस 4x हो जाएगा। इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 240 माइनस 4x करेंगे तो 236 बचेगा। x वैसे ही और एक्स स्क्वायर वैसे ही, माइनस 180 भी वैसे के वैसे। ये आ गया प्रॉफिट फंक्शन जिसे मैं a पकड़ रहा हूँ। a ऑफ x भी बोल सकते हैं आपने, जो भी आपको बोलना है, a पकड़ा तो भी चलेगा। इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो dA बाई dx जो होगा, इसे पकड़ लेता हूं इक्वेशन नंबर 3। ये सेकंड क्वेश्चन चल रहा है अभी हमारा। अभी इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 236 को डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू 236 ही बचेगा। एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूंगा 2x बचेगा, और ये तो 0 हो जाने वाला है। सो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 4। अब मुझे क्या बोला हुआ है, मेरा जो प्रॉफिट फंक्शन है वो इंक्रीजिंग होना चाहिए, डिक्रीजिंग होना चाहिए, वो देखो वो भी इंक्रीजिंग चाहिए। सो इंक्रीजिंग के लिए इसे भी अपन 0 के साथ इक्वेट कर देंगे। फॉर इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग में होता क्या है, dA बाई dx जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। बस इसी कंसेप्ट का अपन यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे, यानी कि 236 माइनस 2x जो होगा वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, यानी कि 236 ग्रेटर देन 2x हो जाएगा।
यानी कि इसको डिवाइड करूंगा 236 को, जैसे 240 को डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड कर दो 1, और यहाँ पर 1, यहाँ पर 8 ग्रेटर देन x, तो x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 1 8 होगी, तो हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। कौन सा फंक्शन बच्चों, प्रॉफिट फंक्शन। तो यहाँ पर वही लिखना है, फॉर x इज लेस देन 1 1 8 प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग। इस तरीके से क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर अपन ने ये 4 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से किया है, जहां पे अपन ने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाले क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से डील किया हुआ है। अब आप लोग को एक क्वेश्चन मैं बताना चाहता हूं जो ये वाला है, ये एग्जैक्टली सेम वे से करना है जो अपन ने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक्स, लेबर का कॉस्ट दिया गया है, प्रोसेसिंग कॉस्ट दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, प्राइस ऑफ ईच यूनिट पी दिया हुआ है अपने को, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच टोटल क्रॉस प्राइस इज डिक्रीजिंग और रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग। यहाँ पर अभी अपने को डिक्रीजिंग दिया हुआ और इंक्रीजिंग दिया हुआ है। सो ये दोनों क्वेश्चन को आप लोग को ध्यान में रखना है और इस क्वेश्चन को आप लोग को एज ए होमवर्क ट्राई करना है। सो एक क्वेश्चन तो मैं आप लोग को होमवर्क दे ही सकता हूँ, 4 से 5 क्वेश्चन अपन ने अभी किए, मतलब सब क्वेश्चन को मिलाकर, और एक क्वेश्चन नंबर 5 में पूरी तरीके से आप लोग को होमवर्क देना चाहता हूँ। तो अगर आप लोग को इस क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। होपफुली आप लोग को ये वीडियो समझ में आएगी, मतलब यहाँ के जितने भी क्वेश्चंस मैंने आज आप लोगों को करवाए सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आप लोग के मन में कोई क्वेश्चन मार्क आ रहा होगा तो आप लोग सिंपली यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। होप वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। सो अच्छी लगी है सो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे जहाँ पे अपन कुछ और नए क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय एंड टेक केयर।